हाय गाइस, वेलकम टू रियल्टी विद तन्वी विद इक्विटी प्लानर्स। यहाँ पे हम रियल एस्टेट से जुड़े कई ऐसे टॉपिक्स और कॉन्वर्सेशंस करते हैं जो हमको हेल्प करते हैं इन सॉल्विंग आवर रियल एस्टेट इंक्वायरीज एंड क्वेरीज। कई ऐसे जार्गन्स होते हैं जो हमें कभी समझ नहीं आते एंड देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वी डू नॉट हैव क्लैरिटी, समझ नहीं आता है कि हम अपनी इस जर्नी में आगे कैसे प्रोसीड करें। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस चैनल पे यहाँ हम बहुत टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जो हमें क्लैरिटी देते हैं ऑन हाउ टू प्रोसीड फर्दर इन आवर रियल एस्टेट जर्नी। और ऐसे ही इन ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही सीनियर सेल्स मेंबर फ्रॉम द रियल एस्टेट इंडस्ट्री फ्रॉम इक्विटी प्लानर्स हैं हमारे साथ, मिस्टर आदित्य कुमार झा, जिनके पास 15 साल से ऊपर का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है। And today he is here with us to help us share his experiences, his thought processes, and maybe in the end हमें वो help कर पाएं to solve some of the queries जो generally हमारे पास होती हैं। Please make sure आप वीडियो end तक watch करें because we are very sure this will really help you out। मैं अपने viewers को एक बारी फिर से बता दूं that आज हमारे को join किया है मिस्टर आदित्य कुमार झा ने, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इनके पास ऑफ मोर देन अ डेकेड वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस है ऑफ रियल एस्टेट इन दिल्ली एनसीआर, जहां इन्होंने कहीं रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को देखा है, समझा है, बेचा है और लोगों से कनेक्ट किया है, चाहे वो बिल्डर लेवल हो या वो क्लाइंट लेवल हो। और आज ये हमारे को ज्वाइन करे हैं टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस जो हमको हेल्प करेंगे हमारी जर्नी में। वेलकम आदित्य सर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू आए और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बिल्कुल मैम। हमारे साथ हमें आपसे कई सारी बातें करनी है, चर्चा करनी है, पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि हम जानना चाहते हैं ऑन व्हाट इज द करंट रियल एस्टेट ट्रेंड्स इन नोएडा। नोएडा में क्यों इतनी चर्चा में है आजकल नोएडा, और ऐसी क्या खास बात है नोएडा की रियल एस्टेट के बारे में? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो आपका रियल एस्टेट के प्रति इतना जानना और अपने जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी बताना। हो सकता है मैं उनके कुछ वैल्यू को ऐड कर सकूं आज के पॉडकास्ट से। मैम, एक तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, लोग HNI से आगे हो अल्ट्रा HNI पे आ गए हैं। दूसरी बात है लोगों का जो डिमांड और सप्लाई है अल्ट्रा लग्जरी की तरफ, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। आज हम देख रहे हैं जो प्रॉपर्टी के रेट्स नोएडा में कुछ आसमान को लोग छूने जैसा कह रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आने वाले 5 से 10 सालों में हम कुछ अलग रेट देखेंगे जो हमने अभी तक सोचा ही नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं मैम आज के रेट में। एक तो बिल्डर अल्ट्रा लग्जरी की जब बात करने लगते हैं हम तो सिर्फ देखते हैं, हम अपार्टमेंट नहीं लेते, पहले तो हम नेबरहुड परचेज करते हैं। तो सर नोएडा लुक्रेटिव तो है, बट क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि करंट ट्रेंड्स क्या है नोएडा में, स्पेशली जब हम दिल्ली और गुड़गांव से रिलेट करते हैं? तो मैम दिल्ली और गुड़गांव जब हम बात करते हैं और नोएडा की बात करते हैं तो हम NCR की बात करने लगते हैं। वैसे NCR में और भी बहुत ज़्यादा सोनीपत भी आती है, फरीदाबाद भी आती है, लेकिन हम उनको हटा देते हैं। और दिल्ली बेसिकली जब बात करती है तो NCR में तो हम इन दोनों को गिनते हैं, नोएडा और गुड़गांव। दिल्ली तो कैपिटल है वो। दिल्ली में जो भी डेवलपमेंट है मैम वो DDA के थ्रू हुई, और पूरी दिल्ली 95% दिल्ली अनऑथराइज इलीगल है। सिर्फ 5% ही दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है फ्री होल्ड ऑथराइज प्रॉपर्टीज़ हैं। और जब गुड़गांव की बात करने लगते हैं तो गुड़गांव का जो एडवांटेज है मैम वो तब गुड़गांव को मिला जब एयरपोर्ट IGI की तरफ शिफ्ट हुआ। एक विजनरी इंसान थे, उन्होंने DLF बनाई, उन्होंने साइबर हब बनाया। का फ़ायदा ये हुआ जो गुड़गांव 2 पार्ट में है आज, एक रोड के लेफ्ट हैंड साइड, एक रोड के राइट हैंड साइड। और जो नोएडा गुड़गांव की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने लगे तो आसमान तक छुआ। आज ही का पेपर यदि आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा 190 करोड़ में कैमिलियाज में पेंट हाउस बिकी है, 1,20,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, जो इंडिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में आज गई है। लेकिन मैम गुड़गांव के साथ ड्रॉबैक भी है। गुड़गांव के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ बिल्डर तो अल्ट्रा लग्जरी मकान बना तो देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इंफ्रा नहीं है जैसा कि गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पास है। बिल्कुल। उसका फ़ायदा तब लोगों को दिखा, आज से 3 साल पहले एक वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई गुड़गांव में और पूरा गुड़गांव डूब चुका था। तब लोगों ने रियलाइज़ किया
जो सिर्फ नोएडा ही है जहाँ पे ये प्रॉब्लम कहीं किसी भी जगह फेस नहीं करनी पड़ी, और इसका एडवांटेज भी नोएडा को मिला। लोगों ने, अब दिल्ली वालों के पास या तो ऑप्शन है वो गुड़गांव जाए या तो नोएडा आए। ये नोएडा तब भी क्लोज है दिल्ली से। दूसरा, नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। तीसरा, जो आपने ट्रेंड्स की बात करी, तो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर मैम विश्वास होना कस्टमरों को। आज गवर्नमेंट ने क्या करा, एनसीएलटी से प्रॉपर्टीज लेकर के जो बंद पड़ी प्रॉपर्टीज थी उन सारी प्रॉपर्टीज पे काम करना, दूसरे डेवलपर से काम करवा के स्टार्ट किया, लोगों को फ्लैट मिलने लगे, तो उनमें एक विश्वास जगह जो गवर्नमेंट भी हमारे बारे में सोच रही है। तो जब आप उनके अंदर का विश्वास जगाते हो ना, तो वो पैसा लगाने के लिए रेडी होते हैं, जिसका एडवांटेज लोगों को मिला। उसका फिर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, जैसे कि उन्होंने अब 7X से निकल के वो नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़े, जहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट आज 25,000 के आसपास ट्रेंड चल रही है। आज जब हम सेंट्रल नोएडा की बात करते हैं, तो यदि मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कुछ ग्रुप्स के नाम, प्लीज। जैसे मैम काउंटी ग्रुप है, काउंटी 107 अल्ट्रा लग्जरी की बात करते हैं, गुलशन डायनेस्टी की बात करते हैं, हम मैक्स 128 की बात करते हैं, कल्पतरू विस्टा की बात करते हैं, M3M कलिनन की बात करते हैं। ये अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब क्या है मैम, अभी भी नोएडा में नंबर ऑफ अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज की यूनिट बहुत कम है, जिसको हम यदि टोटल ही माने तो वो 1000 से भी ऊपर नहीं है। लेकिन सिर्फ नोएडा में यदि मैं बिजनेसमैन की बात करूं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जिनका कुछ बिजनेस है, बिजनेस ऑनर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, गुड़गांव से बहुत सारे सीईओज और आईटी कंपनी टुवर्ड एक्सप्रेसवे शिफ्ट हो चुकी है या शिफ्टिंग के कगार पे है। आज सारी आईटी कंपनी आपको मिलेगी, 24/7 ओपन्स काम चल रहा है। तो एक तो रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन हाई एंड प्रॉपर्टी के आने से। दूसरा, लोगों को जो सिक्योरिटी का कंसर्न था वो ख़त्म हो चुका है। पॉलिटिकली रहता है मैम, वो आपको एक सर्टेन टाइम में आज फ्रीली आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो इन सब सारे चीज़ों को मिल करके और लोगों का पॉकेट, उन्होंने दिल खोल के पैसा नोएडा की तरफ लगाना स्टार्ट किया, जिसका फायदा बहुत आज लोगों को मिल रहा है जी। तो सर, मैं जो समझ पा रही हूँ आपके कहने से, बेसिकली कहा जाए तो एक तरीके का जो प्लान डेवलपमेंट नोएडा ऑफर कर रही है वो अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई, जब स्पेशली हम गुड़गांव के बारे में बात करते हैं या दिल्ली के कुछ एरियाज के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि अब लोग लोकेशन देखते हैं, नेबरहुड देखते हैं, अमेनिटीज देखते हैं, और अमेनिटीज सिर्फ आपके 4 दीवारी के अंदर नहीं है, सोसाइटी के अंदर नहीं। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द ऑन द रोड, आउट ऑफ योर सोसाइटी, आपको अमेनिटी तब भी चाहिए। अदरवाइज आप कमिलिया से तो बाहर निकल गए, लेकिन बोट में जाने का क्या फायदा? यही है मैम, सच्चाई तो यही है, और उस सच्चाई को बदल नहीं सकते। जब गवर्नमेंट, आज हम बैठ करके यहाँ पे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं, कुछ समय के बाद हो सकता है हम जेवर की बात करेंगे, कुछ समय के बाद हम आगरा तक की बात करेंगे। गवर्नमेंट की प्लानिंग उस तरीके से है जो इस पूरे स्ट्रेच को आगरा तक के वो इतने बेहतरीन तरीके से डेवलप करने जा रही है जो हमने सोचा ही नहीं है। आज से 10 साल पहले जिन लोगों ने नोएडा देखा है, अचानक से कोई अब्रॉड में रह रहा है। अभी रिसेंटली मैं आपको छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ। एक मैंने कस्टमर है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मतलब ले रहा हूँ इस फॉर्म में। नहीं। तो उनको मैंने एक प्रॉपर्टी विजिट कराई काउंटी 107 की, और जब उन्होंने देखा उस प्रॉपर्टी को तो उन्होंने कहा ये तो वही है जो मैंने यूएसए में देखा था। तो ये सरप्राइजिंगली मेरे लिए अच्छा लगा। आज मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ, 15 साल हो चुके हैं मुझे। तो क्या होता है ना, जब आपको ये लगता है जो कस्टमर को जो चाहिए और जो उन्होंने बाहर देखा है वो नोएडा कैटर कर रहा है, तो ये खुशी तो सबको मिलती है। और इस सेगमेंट से हम जुड़े हुए हैं, तो मैम ये तो बेसिक है, जहाँ पे जैसे रोटी कपड़ा चाहिए वैसे ही शेल्टर चाहिए लोगों को, और शेल्टर उनके पसंद का मिले तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। तो सर, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि नोएडा में बहुत प्लान डेवलपमेंट हो रही है, नोएडा अब लोगों के नीड्स को केटर कर रहा है, हाई एंड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि कुछ साल पहले नोएडा में शायद नहीं थी। तो अब क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स नोएडा एज अ सोल्यूशन टू have better, bigger homes, better lifestyles, better surroundings.
तो क्या आप ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं जो आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है, जो डिमांड को ड्राइव कर रहा है? किस तरीके के ट्रेंड्स इम्पैक्ट हुए हैं? ये लोकेशन वाइज, बिल्डर वाइज बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसको जो उनके प्राइस को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने गौर की प्री लॉन्च ख़त्म करी है, काफ़ी अच्छी रही। आज प्रोजेक्ट आता है प्री लॉन्च में और सोल्ड आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो आज फाइट इस चीज़ की होती है जो मेरी इन्वेंट्री लगे, मैं उसमें लगा सकूं। अब 128 की बात करते हैं, कल्पतरू विस्टा हो या M3M कलिनन हो या गुलशन डायनेस्टी हो, या आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लोगों को मिलने जा रही है प्रेस्टीज, जो लिस्टेड कंपनी है, नॉर्थ इंडिया में पहली बार आ रही है, उनका फ्लैगशिप प्रॉपर्टी बन रही है, सारे 62 एकड़ में वो प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं अब, तो हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा लग्जरी की। लग्जरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया मैम। आज अफोर्डेबल का जो कॉन्सेप्ट पहले था, 60 लाख 70 लाख 80 लाख करोड़, अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं, वो कस्टमर आ रहे हैं कितने के? कोई 2.5 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 3.5 और 4 का। तो ये ब्रैकेट हो गया अफोर्डेबल हाउसिंग का। 2 से 4 करोड़ का तो अफोर्डेबल हाउसिंग का ब्रैकेट आ गया है। और लग्जरी का ब्रैकेट पहुंच गया मैम कहाँ? 8 से लेकर के 25 और 30 करोड़ तक। आज नोएडा में विला भी लोग ले रहे हैं, मेंशन भी ले रहे हैं, फ्लैट भी ले रहे हैं, आपका पेंट हाउसेस भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में आपको और दिखेंगी। बड़े नाम जो अभी तक नोएडा में नहीं थे, जैसे शोभा, ऑलरेडी शोभा बहुत बड़ा नाम है। एस जो इस 10 सालों में अपने नाम को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है। गोदरेज, आज उसने अपनी एक प्रॉपर्टी लाने के बाद प्रॉपर्टी की लाइन लगा दी है। बिल्कुल। तो एक्सपेरियन हो गया, उसने अपनी प्रॉपर्टी उस लोकेशन में बेची जहाँ पे लोग कह रहे थे जो दबी हुई लोकेशन है। तो सर आई फील कि ना ही सिर्फ क्लाइंट या एंड यूजर को कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो नोएडा में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं और सक्सेसफुली उसको बेच भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज अब माइंडसेट चेंज हो रहा है हर किसी एक इंडिविजुअल पार्टी का जो ओवरऑल पूरी की कम्युनिटी बनाती है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, एंड यूज़र हो, क्लाइंट हो, कंसल्टेंट्स हो, बिल्डर्स हो, गवर्नमेंट हो। तो जब सबकी ही वाइब पॉजिटिव होती है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होना। और मैम जब हम बात करते हैं नोएडा की, तो एक और बड़ा फैक्टर है इसमें। एक तो इसका दिल्ली से नज़दीक होना, कैपिटल सिर्फ नेबरिंग लोग नहीं, आसपास के लोग नहीं। नोएडा में जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो साउथ से भी हैं, वो केरला से भी हैं, वो बिहार से भी हैं, वो बंगाल से भी हैं, वो उड़ीसा से भी हैं, वो कर्नाटका से भी हैं, वो बॉम्बे से भी हैं, वो पुणे से भी हैं। तो एक तरीके से नोएडा ना आज एक तरीके से हम कह सकते हैं जो आने वाले समय में ये ग्लोबल विलेज बन जाएगा। ब्यूटीफुल। और सबसे बड़ी बात है, जब मैम आज हमारे पास जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में यूपी भी 1 ट्रिलियन का अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे उन्होंने कमेटी बना दी है, लोग उस पर काम कर रहे हैं। और उसका जो सबसे बड़ा 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट आएगा ना, जो शेयर होगा, जो हिस्सा होगा, वो गौतम बुद्ध नगर के हिस्से आएगा। तो आप अपॉर्चुनिटी जॉब्स के हिसाब से देखें, अपॉर्चुनिटी फिल्म इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखें, अपॉर्चुनिटी आप आईटी के हिसाब से देखें, और सबसे बड़ी बात है जो आने वाले समय में जिसका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है लोगों को, वो है डेटा सेंटर के लिए। गौतम बुद्ध नगर को एज अ डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रही है गवर्नमेंट, और आने वाला समय ही डेटा का ही है। सब कुछ डेटा से ही है, सब कुछ डेटा से ही रन करेगा मैम। तो ये सारा फायदा आज लोग ले सकते हैं इन्वेस्ट करके। नोएडा में अपने प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी, एक लग्जरी और कंफर्ट जीवन भी, और एमिनिटीज की तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इन अ वे आप कहें तो नोएडा तो बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं ग्लोबल विलेज बन रहा है। ये ऑल्सो आई फील फॉर पैन इंडिया एक इन्वेस्टमेंट हब हो गया है, जहाँ इन्वेस्टर्स को श्योर है कि उनको अप्रिसिएशन मिलनी है, उनको प्रॉफिट मिलना है, क्योंकि इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर्स हैं एंड देयर इज मोर श्योरिटी कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटलाइज होगा, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। नहीं मैम, मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ आपको। हो रहा है। वो अपनी प्रॉपर्टी के रेट्स हर एक महीने बढ़ते हुए देख रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने 10 में लिया,
वो 3 महीने के बाद 13 पे होती है, 1 साल के बाद 14 पे होती है और वो 20 तक पहुंच जाती है। तो वो बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है मैम, बेटर तो कोई कुछ बात ही नहीं हो सकती। बेटर तो कोई बात 1 पैसे के हम 4 पैसे बनाए और 4 के 8, 8 से 16, ऐसे इन्वेस्टर बनता है कोई? बिल्कुल। तो उस प्रोसेस में सारे लोग लगे हैं, जो एक इंडिविजुअल भी इन्वेस्टर बन सकता है आज नोएडा में इन्वेस्ट करके, हर पॉकेट साइज। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ग्रेट। तो सर नोएडा में ऐसे कौन से एरियाज हैं, प्राइम लोकेशंस हैं जो कि या तो अपकमिंग हैं या ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड हो चुकी हैं, बोथ फ्रॉम द पर्पस ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट? मैम मैं सबसे पहले रेसिडेंशियल बताना चाहूँगा आपको। रेसिडेंशियल की बात करें तो सेक्टर 107, 94, सेक्टर 128, नोएडा एक्सप्रेसवे और जेपी ग्रीन्स। और यदि नोएडा एक्सटेंशन की बात करें हम, तो हम आते हैं सेक्टर 10 और सेक्टर 12 पे, जहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़, अच्छी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, तो वहाँ पे हम जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो कमर्शियल वहाँ चलती है जहाँ पे आईटीज़ कंपनी सराउंडिंग हो, तो वैसा लोकेशन है आपका 142, 140A, इसके अलावा आपका एक्सप्रेसवे, यहाँ पे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में, और साथ ही साथ सेक्टर 72 सेंट्रल नोएडा में भी आप इन्वेस्ट कर सकती हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स होंगे जिनके ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं या प्री लॉन्च हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा हमारे इन्वेस्टर्स उठा सकते हैं व्हेन दे आर लुकिंग एट नोएडा फॉर द रियल एस्टेट नीड्स। आप सर अगला आपसे सवाल ये है कि लोकेशन और एरिया और नोएडा तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं नोएडा में, व्हाट शुड दे बी केयरफुल अबाउट, या कैसा उनको अपना डिसीजन किस डेटा के बेसिस पे लेना चाहिए? मैम उनको सबसे पहले लोकेशन देखना चाहिए, उन्हें उस प्रॉपर्टी के बारे में पता करना चाहिए, उन्हें अच्छे डेवलपर के साथ जाना चाहिए, रेपुटेड डेवलपर के साथ जाने चाहिए, उन्हें ब्रोकर से बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करना चाहिए, कितना पैसा वो लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं। ये सब करने के बाद वो ये डिसीजन ले जो उनके लिए कमर्शियल बेटर है, रेसिडेंशियल बेटर है। रेसिडेंशियल में आप यदि जा रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पे सोचना चाहिए, 4 से 5 साल का, और कमर्शियल में जा रहे हैं तो आप 2 से 3 साल का सोच के चलिए, तो आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं इस मार्केट से। एंड एंड यूजर तो जो है वो ऑफ कोर्स रेजिडेंशियल को एक अलग ही नजरिए से बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल 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 मैं आपको। एंड सर जो ऑलरेडी हमारे सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो जगह जगह ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका पोर्टफोलियो हम कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? मैंने जब अभी बात कही थी मैम, वो ब्रोकर से ना कंसल्टेंट से बात करें, तो एक अच्छे कंसल्टेंट का काम होता है उनके रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना, मैक्सिमम आउटपुट देना एज अ प्रॉफिट, उनके पोर्टफोलियो को हमेशा छोटे छोटे अंतराल पर रिव्यू करना, एक सजेस्ट करना, क्योंकि क्या है, वो इन्वेस्टर्स के पैसे जब तक आप बना के नहीं दोगे तब तक वो आपके साथ नहीं रहेगा। बिल्कुल। जब तक मैं किसी कस्टमर के 1 रुपए के 2 रुपए बना के नहीं दूं तो वो मेरे साथ जुड़ेगा ही नहीं। इन्वेस्टर क्या है मैम? इन्वेस्टर आपके लिए सब कुछ है। वो आपके साथ एक ऐसा घोड़ा है जिसके लगाम सही डायरेक्शन में है, तो वो आपको वो जीत दिलाएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। एंड सर वाइस वर्सा, बिकॉज आई फील जब इन्वेस्टर भी तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और आपके ट्रस्ट के ऊपर वो अपने फंड्स लगा रहे हैं। सो एंड ऑफ कोर्स जब हम इन्वेस्टर टर्म यूज करते हैं, इन्वेस्टर टर्म का मतलब ही यही है कि एक कोई पर्सन है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है और अपने कैपिटल को ग्रो करना चाह रहा है। और अगर ये जो रिलेशनशिप है, एक कंसल्टेंट, एक प्रॉपर एसेट कंसल्टेंट हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, जो आपको करेक्ट दिशा में गाइड करे, एंड नेचुरली जैसे आपने बोला, जब तक कोई इन्वेस्टर आपके साथ ग्रोथ नहीं देखेगा तो वो जुड़ेगा कैसे? तो ये रिलेशनशिप को ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशन में आते हैं। बिल्कुल मैम। आप किसी प्रोजेक्ट को गारंटी तो नहीं दे सकते, बट यस इफ यू गिव अ गुड गाइडेंस देन इन्वेस्टर आपके साथ भी जुड़ा रहता है एंड पोर्टफोलियो का मजा भी आता है। बिल्कुल मैम। अप्स एंड डाउन्स और वो एग्रीगेशन एक निकल आती है। बिल्कुल आती है। जैसे हम कहते हैं मैम, एक बास्केट में आपके पास हर एक तरह के फ्रूट होने चाहिए। बिल्कुल। तो क्या होता है, इन्वेस्टर आपके साथ जैसे जुड़ता है तो हो सकता है आपने उसे 5-10 प्रॉपर्टी दिलवाई हो, 10 में से 2-3 प्रॉपर्टी ने उस अप्रिशिएशन को अचीव नहीं किया, ठीक है, ये तो हो सकता है, लेकिन साथ में जो आपने उसे अचीव करके दिया है ना,
उसने उसको नष्ट करते हुए उस एग्जैक्टली एग्रीगेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या होता है ना, आप इन्वेस्टर को वैसे ही ट्रीट कीजिए। आप सबने हमने बचपन में कि स्कूल में कहानी सुनी थी, जो अंडा देती है ना, जो मुर्गी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को मारा नहीं करते, अंडे लेते हैं। तो वो क्या है, वो अंडे आपको वो सब कुछ दे सकता है जो मुर्गी एक दिन में नहीं दे सकती। तो इन्वेस्टर हमारे लिए वैसे ही हैं। आप उन्हें प्रिजर्व कीजिए, उनके साथ बैठिए। और मैम ये एग्जैक्टली एक सेल्स वाले का काम होता है सुनना। एक गुड लिसनर, वो जो सुनेगा समझेगा तभी राइट डिसीजन बताएगा। तो आप अपने कस्टमर को पहले समझिए, उनकी बातों को सुनिए, उसकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहता है, वो कब कब पैसा लगाना चाहता है, उसके फंड्स कहाँ कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे उसको प्रॉफिट आप दिखाएंगे, आगे कैसे कैसे चीज़ें मिलेंगी, ये मैटर करता है। जब आप एज अ फ्रेंड बन के इन्वेस्टर के साथ रहते हो ना मैम, तो वो आपको भी देता है, वो मार्केट को भी देता है और वो अपने आप को देता है। और इससे पैसा सर्कुलेशन में रहता है। और जब तक सर्कुलेशन में रहेगा मैम, पैसा उस सब के जेब में जाएगा, आपके पास भी, मेरे पास भी। एग्जैक्टली, कलेक्टिव ग्रो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट सर यही है, जैसे कई बारी लोगों को ये एक इनहिबिशन होती है कि एक हम जैसे ब्रोकर टर्म है, बहुत नेगेटिव होता है कई बारी, लोग सोचते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम ब्रोकर से बात करेंगे तो हमें ये वही प्रॉपर्टी बेचेगा जिसमें इसका फ़ायदा हो। विज़ावी एक कंसल्टेंट जो थोड़ा प्रोफेशनल होता है, जिसके प्लेटर पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो आपको करेक्टली गाइड कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट यू नो, इफ नॉट ए देन बी, इफ नॉट बी देन सी। पर वो आपको पर्पसफुली सिर्फ बी खरीदो बी खरीदो बी खरीदो कि मेरा फ़ायदा होगा, वो चीज़ नहीं होती। बिल्कुल मैम। यदि कंसल्टेंट कभी बेचता नहीं मैम, ब्रोकर्स बेचते हैं। कंसल्टेंट आपको गाइड करता है, आपको बताता है जो ये बेहतर कैसे है, इस चीज़ से बेहतर कैसे है। और कंसल्टेंट आपके लिए 24/7 अवेलेबल है मैम। ब्रोकर आपके लिए जब तक क्लियरेंस चेक की हुई और ब्रोकर का नंबर ख़त्म। तो ये कस्टमर को भी समझना चाहिए। वो थोड़े से क्या होता है मैम, उन्हें ये लगता है जो उनको प्लीज कर रहा है इनिशियली, जो उन्हें कुछ बोल रहा है, जो हम आपको ये देंगे वो देंगे, उस पर ना जाना चाहिए, फॉल्स प्रॉमिस एग्जैक्टली। और उन्हें समझना चाहिए जो ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी नॉलेज कितनी है, वो मुझे क्या गाइड कर रहा है, जो गाइड कर रहा है सही कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके अपने पैसे की वैल्यू को वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, उसके पैसे को अपना पैसा समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ये तो एक कंसल्टेंट का काम है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइटली सेड सर, वेरी राइटली। तो सर अगर हम इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सम अप करना चाहें तो आप क्या सजेशन या क्या एडवाइस देंगे हमारे इन्वेस्टर्स को जो कि कंसिडर कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर नोएडा में इन्वेस्ट करने के लिए? मैम मैं चाहूँगा वो प्री लॉन्च में आए, प्री लॉन्च के पार्ट बने। जो हिचक होती है कस्टमर्स को, जो इस बिल्डर का पेपर बना नहीं बना, रेरा आया नहीं आया, ये तो जेन्यून है, लेकिन उसके पीछे का आप वजह समझिएगा। जब प्री लॉन्च में वो प्रॉपर्टी रेपुटेड बिल्डर की, मैं फिर कर रहा हूँ, रेपुटेड बिल्डर के साथ जाते हैं, तो प्री लॉन्च का जो फ़ायदा है ना वो उतना मिलता है जो उन्हें 2 से 3 साल में मिलेगा। तो मैं आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगा, जो आप प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करो, आपके पॉकेट पे क्या अलाउ करता है, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल, आप जिसमें जाना चाहते हो, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल में प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करो। आपको जो बेनिफिट मिलेगा पहले दिन वो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप इन्वेस्ट करो बिना झिझक के। सर ये तो होता है, जैसे हमने कई बार सुना है, देखा है, प्री लॉन्च की सबसे बड़ी इनहिबिशन होती है कि ये तो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें हम पैसे कैसे लगाएं। तो इस पूरी सीरीज पे हमने एक और हम चर्चा करेंगे फ्री न्यूज़ की, और हमारे काफ़ी ऐसे शॉर्ट रील्स और वीडियोस भी हैं जो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेंगे कि प्री लॉन्च का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू कैसे मैन्यूवर किया जाए, उसे कैसे नेविगेट किया जाए, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या आपको रेड फ्लैग्स हैं जो वॉच आउट करने चाहिए प्री लॉन्च के लिए। तो वो हम एक पूरी सीरीज में कवर करेंगे। बट येस, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ यू वांट टू वॉच योर मनी ग्रो, एंड नोएडा हैज़ अ प्लैटर full of opportunities for every pocket size, for every investor, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इन्वेस्टर हो, एंड यूज़र हो, लग्जरी प्रोजेक्ट हो, बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट हो, अल्ट्रा लग्जरी हो। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट इज़ अ गुड
ऑप्शन टू लुक एट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इनटू रियल एस्टेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, इट वाज Ma'am, प्लेजर thank you. स्पीकिंग विद Same यू। here, ma'am. थैंक यू सो वेरी मच। Thank you. एंड आई होप व्यूअर्स आप लोग को पसंद आया हो आज का हमारा ये जो टॉपिक रहा है इन रियल एस्टेट जर्नी, एंड वी वर एबल टू हेल्प यू सम हाउ इन वट एवर स्मॉलेस्ट मैनर कि हम आपको हेल्प कर पाएँ आपकी जर्नी में, आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू वॉच आउट फॉर ऑल आवर फ्यूचर वीडियोज़ टू कम।